शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर सुनाई देने लगी है। अगले साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। दावोस में 15 से 19 जनवरी तक बैठक होने वाली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दल की लिस्ट भी तैयार कर ली है। प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह भी शामिल हैं। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री 6.5 साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल पेश करेंगे। यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी भी देंगे, ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। ये एक मुख्य मकसद रहने वाला है। और इधर सनातन विवाद के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के लिए 24 से पहले नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उदयनिधि की पार्टी के सांसद ने बीजेपी को गोमूत्र स्टेट वाली पार्टी करार दिया, जिस पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हमलावर हो गए हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहने की जरूरत है, तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस अपना एजेंडा चला रही है। तो गिरिराज सिंह ने निशाना साधा और कहा कि गौ माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में दिए गए बयान पर माफी भी मांग ली, लेकिन बीजेपी अब इस मामले को माफी तक समेटने को तैयार नहीं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया है। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। इस मुद्दे ने कांग्रेस का वो हाल कर दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन 24 से पहले एक और मुद्दा जन्म ले चुका है, और वो है गोमूत्र स्टेट का, जिसे भी जन्म उदयनिधि की पार्टी ने दिया है। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power. डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने गोमूत्र स्टेट का जिक्र कर उस विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें भारत को बांटने की राजनीति है, जिसमें देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है। और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है और एक बार फिर डीएमके के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा वे अपने अहंकार, झूठ और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। तो सीएम योगी ने भी विभाजनकारी ताकतों से देश की जनता को सावधान रहने की नसीहत दी है। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। कि हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वह देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है। सनातन विवाद के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के लिए अब नई मुश्किल शुरू हो गई है, और ये मुसीबत 24 के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं
जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ। ये स्टालिन पिता पुत्र और उनके कुनमा और राहुल गांधी के कुनमा जिस ढंग से सनातन पे प्रहार कर रहा, सनातन की पहचान है, भारत की पहचान है गौ और गंगा, और गौमूत्र का मजाक अगर उड़ाया है तो अपने पुराने कांग्रेसी लीडर ऑस्कर फर्नांडिस का राज्यसभा का बयान देखिए, मैंने आज दिया है। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। यानी डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना के बाद गौमूत्र वाले बयान पर अब घमासान मचा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल की सियासी दुकान पर डीएमके ने ताला लगाने का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि जो नतीजे 3 राज्यों से आए वो इस बात की गवाही देने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस ने अपनी गौमूत्र टिप्पणी पर खेद जताया और साथ ही सदन से माफी मांगी और इस टिप्पणी को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि कल अनजाने में ये बयान उन्होंने दे दिया था। अगर इससे सदन के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो फिर वो वापस लेते हैं। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the. इधर संकल्प से सिद्धि तक की सियासी यात्रा में अब बीजेपी डोर टू डोर दस्तक देने की तैयारी में है, जिसके लिए तमाम मंत्री और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी आज से शुरुआत भी हो गई है, जो कि 26 जनवरी तक गांव-गांव तक जाएगी। इस दौरान बीजेपी 57,709 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली है। साथ ही 2,341 नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। और ग्रामीण इलाकों में चौपाल भी लगाई जाएगी, जिसमें विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को बताया जाएगा और इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी विकास की गारंटी दे रहे हैं। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के तमाम योद्धा अब इसके संदेश के साथ हर घर दस्तक दे रहे हैं। चौबीस के चुनावी लिहाज से बीजेपी विकसित भारत के संकल्प के साथ सियासी यात्रा पर है, जिसे गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता के द्वार पहुंच रही है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और योगी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जिनका आम जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है, उन योजनाओं का उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आम जनता के दरवाजे पहुंच रही है और इसमें सभी विधायक, सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जुट गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी अब चुनावी माहौल तैयार कर रही है। इसके लिए मंत्री से सांसद तक को जिम्मेदारी दी गई है। 26 जनवरी तक यूपी में चलेगी संकल्प यात्रा। यूपी के 57,709 ग्राम पंचायतों को करेंगे कवर। 2,341 नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचने का भी लक्ष्य।
मंत्री, विधायक और सांसद डोर टू डोर जाएंगे, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके लिए मंडल स्तर पर बीजेपी ने 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो गांव, गली, मोहल्ले तक संकल्प यात्रा से जनता को जोड़ेंगे। साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बारे में भी जनता को संदेश देंगे। हम लोग, हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़े थे। हम 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट भी बढ़ी है। और हम सब लोग संकल्प लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, गरीब, महिला, किसान और युवा, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश को सभी केंद्रीय योजनाएं जितनी भी हैं वो गांव, गरीब, किसान तक पहुंचाने का काम, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से काम यह करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश विपक्ष पर पॉलिटिकल प्रेशर के साथ अपने अभियान को धार देने की है, जिससे जनता के बीच विकास, हिंदुत्व और रोजगार का मुद्दा पहुंच सके। क्योंकि पिछले 9 सालों में जिस तरह मोदी सरकार में जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, उसका लाभ अब आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है और इसी को भुनाने के लिए संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और आंबेडकर के नाम यूपी की जनता को बड़ा संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। पहले चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था और दलितों के नाम पर अपनी रोटी सेकी जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गरीबों, वंचितों के लिए प्रभावी काम नहीं होते थे, लेकिन बाबा साहेब का अपमान जरूर हुआ है। अब उस अपमान के बारे में जनता को बताना ही होगा। तो वहीं मायावती ने भी बाबा साहेब के नाम पर अपने कोर वोटर को खास संदेश दे दिया। क्या था उनका वो संदेश, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दूंगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जिसे ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। और इसी संदेश के साथ वो एक बार फिर जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। मौका भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस का था, जिस पर सीएम योगी ने यूपी के पिछड़े, दलित और वंचित समाज को बिना भेदभाव के विकास का मंत्र दिया। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है। उनको अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में, बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था, चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका जवकुमार राम का इतिहास है, कोई पूछता था। अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार। सीएम योगी ने बीजेपी पर समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करने का दावा किया। उन्होंने कहा, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाति, मत, मजहब को महत्व दिए बिना एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। और यही बीजेपी सरकार की पहचान है। हालांकि इस मौके को भुनाने की कोशिश मायावती ने भी की, लेकिन वो सिर्फ उनकी आवाज तक ही सीमित रह गया और लिखा, लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों समेत उपेक्षित बहुजनों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन देश के 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न को मोहताज होना होगा। ऐसी दुर्दशा आजादी का सपना नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कभी ये नहीं सोचा था
दरअसल मायावती अपने वोट बैंक को साधने के लिए बाबा साहेब के संकल्प को वक्त वक्त पर याद दिलाती रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने दलितों को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम फिर बाबा साहेब के नाम पर करवाने की बात कही और इसी के साथ बड़ा संदेश भी दे दिया। उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, क्योंकि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम उस समय पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से ही हुआ करता था, तो सब सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां के ऊपर लगा हुआ बोर्ड जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से था, उस बोर्ड को तोड़ा गया। तोड़ा ही नहीं गया, उसको अपमानित किया गया और साथ ही साथ पहली कैबिनेट की बैठक में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। हम लोगों ने आग्रह भी किया और आज हम लोग यह संकल्प भी लेते हैं कि अतिशीघ्र उसका नाम पूर्ववत पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से कर दिया जाएगा। यानी एक तरफ मायावती भीमराव अंबेडकर के सहारे अपनी राजनीति को मजबूती देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी भी अंबेडकर के नाम पर सियासी हथियार को धार दे रही है और उन योजनाओं का मैसेज दिया जा रहा है जिसके तहत बिना भेदभाव के लोगों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद एसआईटी की टीम और ज्यादा एक्टिव हो गई है। दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 2 साल में जिन जिन मदरसों की जांच हुई उनमें विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के मदरसों को 2 साल में 150 करोड़ से ज्यादा के फंड मिले। उनमें से 80 मदरसों में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई। खुलासा ये भी हुआ कि मदरसों को खाड़ी देशों से भी पैसे मिलते हैं और ऐसे में अब फंडिंग के कनेक्शन की भी जांच होगी और मान्यता प्राप्त मदरसे भी इस शिकंजे में आने वाले हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। खाड़ी देशों से मदरसों में फंडिंग का खुलासा हुआ है और ये एक तो नहीं बल्कि यूपी नेपाल सीमा से सटे 108 मदरसों की हकीकत है, जहां तालीम के नाम पर अलग एजेंडा चल रहा है, जिसकी भनक लगते ही अब एसआईटी की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। भारत नेपाल सीमा पर बने 108 मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत एसआईटी को मिले हैं। एसआईटी ने बीते कुछ सालों में इन मदरसों में करीब 150 करोड़ रुपए की फंडिंग के सबूत जुटा लिए हैं। ज्यादातर फंडिंग खाड़ी देशों से हुई है। अब एसआईटी इन मदरसों से इनके आय व्यय का ब्यौरा तलब कर रही है और बैंक खातों की डिटेल भी तलब की है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच में महज 2 साल में 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग का खुलासा हुआ है। प्रदेश भर के 108 मदरसों में 150 करोड़ की फंडिंग हुई, जिनमें केवल 80 मदरसों में 100 करोड़ की फंडिंग हुई। एसआईटी की जांच में बड़े पैमाने पर मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। यूपी के बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती के साथ साथ सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, अलीगढ़ समेत दर्जन भर जिलों के मदरसों को खाड़ी देशों से बड़ी फंडिंग के सबूत मिले हैं। एसआईटी ने अब यूपी मदरसों की जांच के लिए केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसियों की भी मदद मांगी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को एक पत्र लिख इन मदरसों की जांच की बात कही थी, जिसके बाद यूपी एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सटी हुई नेपाल सीमा पर कई मदरसों को नोटिस भेज जांच की थी, जिसके बाद 108 मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। यानी अब उन मदरसों की लिस्ट तैयार हो रही है जहां विदेशी फंडिंग का चोरी छिपे गेम चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन है, इसकी भी जांच हो रही है। साथ ही एसआईटी पता लगा रही है कि फंडिंग भेजने वाली संस्था कौन सी है, मदरसों में कहां से रकम भेजी गई, किस तरीके से रकम भेजी गई, रकम किस अकाउंट में भेजी गई। अब एसआईटी इस तरह के सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा फंडिंग मिलने के बाद रकम मदरसे में कहां खर्च हुई, खर्च की पूरी रसीद, खरीदारी का पूरा बिल सभी जांच के दायरे में होगा।
दरअसल योगी सरकार ने एडीजी एटीएस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों की 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के आदेश दिए थे। अभी तक राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ही जांच के घेरे में थे, लेकिन अब राज्य सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर चर्चा की और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है। अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है और सारा का सारा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रताड़ित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 सीट्स थी, जो कि अब 47 हैं। पीओके में 24 सीट्स हैं और आरक्षित की गई हैं, क्योंकि पीओके भी हमारा है। ये भी अमित शाह की तरफ से दोहराया गया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते। जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना, सुनने का आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे कम ही बैठे हैं, चले न जाए। मान्यवर, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहते पढ़ते, तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार। ऐसा मत करो यार। अधीर रंजन जी, ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है। आप भी तो कुछ पढ़ रहे हो। मैं जरा भी पढ़, अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे, माननीय अधीर रंजन जी आपके बारे में नहीं बोल रहे। प्लीज। मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए। मैंने आज तक कभी लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी महामंत्रियों की बैठक समाप्त हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हुई। बैठक में राम मंदिर पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। राम मंदिर आंदोलन किसी एक का नहीं, भारत के राष्ट्र नवनिर्माण का आंदोलन है। इस तरह से इस लाइन पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई। एक बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी महामंत्रियों की बैठक समाप्त हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हुई और इस बैठक में राम मंदिर पर भी चर्चा हुई। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।